Hello students, in this class we are going to study about random variables and its probability distributions. तो सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं. ए रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. मतलब हम कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के का जो सैम्पल स्पेस होगा वो क्या काम करेगा, डोमेन का काम करेगा. किसके लिए? रैंडम वेरिएबल के लिए. और ये रैंडम वेरिएबल है क्या? दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. ये एक फंक्शन होता है. इसको जनरली हम डिनोट करते हैं, जनरली डिनोटेड बाई कैपिटल एक्स. तो ये कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है. और ये क्या होता है? एक फंक्शन होता है. कैपिटल एक्स एक फंक्शन होता है और एक्स की जो वैल्यूज होती है उसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं. एक्स में जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, कहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं? जो सैम्पल स्पेस होता है, सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं अगर इसमें एलिमेंट ए बी सी हैं तो हम एक्स में जब ए पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो एक्स आई मिलेगा. एक्स आई क्या होती हैं? रियल वैल्यूज होती हैं. क्या होती हैं? रियल वैल्यू. ना अगर हम कोई एक एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है. लेट अस कंसिडर. तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक कॉइन को 2 बार टॉस करके. तो एक कॉइन को जब हम 2 बार टॉस करते हैं तो सबको पता है क्या आता है सैम्पल स्पेस में? हेड हेड आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है और टेल टेल आता है. टोटल मिला के 4 एलिमेंट आएंगे सैम्पल स्पेस में. तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें एक्स, एक्स एक ऐसा फंक्शन कंसिडर करें जो डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड. एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड. तो अगर हम देखेंगे तो पहला एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है उसमें कितने हेड है? 2 हेड है. दूसरा एलिमेंट देखेंगे एस का तो उसमें कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है. तीसरा एलिमेंट अगर एक्स का पिक करेंगे तो उसमें कितने हेड हैं? दिख रहा है कि यहाँ पे 2 हेड है इनिशियली. यहाँ पे कितने? 1 हेड है. यहाँ पे भी 1 हेड है. बट यहाँ पे कितने हेड है? यहाँ पर कोई हेड नहीं है, मतलब नंबर ऑफ हेड 0 है. तो हर यहाँ पे जो वैल्यूज मिली हैं, ये जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं? रियल हैं. तो ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए? रियल वैल्यू होनी चाहिए. और ये जो x के अंदर वैल्यूज पुट किया जा रहा है ये क्या है? एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस. तो हमें क्या करना है? सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स पुट करने हैं. कहाँ पे? और ये किसका काम कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पे देखें तो x एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज पुट की जा रही हैं वो उनका क्या है? डोमेन है. तो डोमेन ऑफ x किसके इक्वल है? डोमेन ऑफ x सैंपल स्पेस के बराबर है. तो ये क्या है? सैंपल स्पेस का काम कर रहा है. तो सैंपल स्पेस किसका काम कर रहा है? डोमेन ऑफ एक्स का काम कर रहा है. इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लें कि एस एक सैंपल स्पेस है जिसमें 2 बार एक कॉइन को टॉस किया गया, हेड हेड आया, हेड टेल आया, टेल हेड आया, टेल टेल आया. तो अगर हम y कहें, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड. तो अगर नंबर ऑफ टेल्ड ऑब्टेन्ड है, अगर नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड है तो y. अब हमें क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है. जो आउटकम्स हैं उन्हें पुट करना है. तो आउटकम और इवेंट दो अलग टर्म्स होते हैं. अगर किसी को डिफरेंस नहीं पता है इवेंट और आउटकम, अगर किसी को नहीं पता कि इवेंट और आउटकम में क्या डिफरेंस है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा. उस लिंक पे क्लिक करके आप इवेंट और आउटकम के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप समझ सकते हैं. तो यहाँ पे जब हम एलिमेंट्स पुट करेंगे सैंपल स्पेस के वाई में तो हमें क्या मिलेगा? हेड हेड अगर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ टेल कितने हैं? 0 है. वहीं अगर हम हेड टेल में देखें तो नंबर ऑफ टेल कितने हैं? 1 है. इसी तरीके से अगर हम चेक करें वाई में जब हम पुट करेंगे टेल हेड तो यहाँ पे भी 1 टेल मिल रहा है. लेकिन जब हम टेल टेल पुट करेंगे वाई में तो हमें नंबर ऑफ टेल क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल. अगर कोई रैंडम वेरिएबल है तो ध्यान देना है कि रैंडम वेरिएबल क्या है? एक फंक्शन है. दिस रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक फंक्शन होता है. एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है? सैंपल स्पेस. क्या होता है? सैंपल स्पेस. तो ये चीज़ ध्यान देना है.
अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें किसी भी रैंडम वेरिएबल की, तो हमें क्या करना है, अगर मान लो कोई रैंडम वेरिएबल है x और उसकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x में उसी x1 की वैल्यू पुट करनी है। जब हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी उस प्रोबेबिलिटी को हम p1 से डिनोट करेंगे, x2 की प्रोबेबिलिटी को p2 से, x3 की प्रोबेबिलिटी p3 से, मतलब जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे x के, उसको जब हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे तो उन प्रोबेबिलिटीज़ का ये जो पूरा का पूरा एक कलेक्शन है, इस कलेक्शन को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड ओनली व्हेन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तभी मान्य होगा, तभी ये डिफाइंड होगा जब सभी पी, ये जितने भी पीआईज हैं ये सब क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ऑल मस्ट बी पॉजिटिव, ये सभी क्या होने चाहिए, p1 p2 p3 डॉट डॉट pn, ये सभी 0 से बड़े होने चाहिए, मिनिमम 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़े होने चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि सबका, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो पीआईज हैं ये लेस देन 0 से तो बड़े होंगे पीआईज, बट ये क्या होंगे, लेस होंगे 1 से। और सभी पीआईज का अगर हम एडिशन करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा 1 के, यानी हम सभी को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमें मिलेगा 1। तो अगर हम सबको ऐड कर देंगे, मान लो हमने पास p1 प्लस p2 प्लस डॉट डॉट प्लस pn किया तो हमें मिलने वाला है 1। तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, वैसा भी हम जानते हैं कि अगर हम सभी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देते हैं, सभी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं, देखते हैं दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। इफ़ वी चेक द एक्स आर, ये दीज आर द रियल वैल्यूज। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नोट करनी है कि x में भी निगेटिव, x में भी निगेटिव, ये निगेटिव हो सकता है, बट px ऑलवेज पॉजिटिव। तो px क्या होना चाहिए, ऑलवेज, और ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मालूम होना चाहिए सबको। और प्रोबेबिलिटी जो हमेशा होता है वो 1 से छोटा होता है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन x जो होता है, ये जो वेरिएबल है, ये जो रियल वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ निगेटिव भी हो सकती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये निगेटिव भी हो सकती हैं और 1 से बड़ी भी हो सकती हैं। तो जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, तो हमें उन्हीं 2 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑल पीआईज आर ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब पहली शर्त तो कंप्लीट हो गई। दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त ये थी कि सम ऑफ ऑल पीआई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ऐड करते हैं p1 प्लस p2 प्लस p3, 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तीनों को ऐड करते हैं, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, जो हमें मिलेगा वो मिलेगा आंसर 1। मतलब ये भी जो नियम है, ये भी जो कंडीशन है, ये भी फॉलो अप हो रही है। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज now let us take another example. जीरो ले लिया हमने, 1 लिया और 2 लिया। जब x इक्वल टू 0 था उस समय जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो है 0.1, 1 पे 0.5 एंड फॉर 2 द प्रोबेबिलिटी इज 0.3। अगर हम पहली शर्त देखें तो फॉर ऑल आई के सभी वैल्यूज़ के लिए अगर हम देखें फॉर ऑल आई बिलोंगिंग 0 to n, अगर हम देखें तो जो पी है वो क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, मगर दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम सम करेंगे, अगर हम सभी प्रोबेबिलिटीज़ को सम करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.3। मतलब अगर टोटल जोड़ा जाए तो 0.9 है, जो कि इक्वल नहीं है 1 के। देयरफॉर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज
दिस इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इन दो कंडीशन को अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो वो क्या होगा, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा।